आपसे करोड़ हजारों गुना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। जितना आप एजुकेट करोगे उससे ज़्यादा वो बुला देगा उनको तेजी से। आप अंधविश्वास के खिलाफ, पुनर्जन्म के खिलाफ या किसी भी चीज़ के खिलाफ, किसी भी जो वैज्ञानिक सोच है, वैज्ञानिक समझ है, उसको कितना ही सिखाते रहो, लेकिन जो आपका वर्ग शत्रु है वो जनता को आपसे तेजी से बुला सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात थी आइडियोलॉजी की, जो मुझे ऑब्जेक्शन है वो बता रहा हूँ सर। जैसे एक सेंटेंस से ऑब्जेक्शन लूंगा, आगे आप खुद एक्सप्लेन कीजिए या और कोई साथी एक्सप्लेन करें, जो भी कर सकता है करिए, क्योंकि मैं एक यहाँ श्रोता बन के बैठा हूँ ना। मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरे कभी भी 55% से ऊपर नंबर ज़्यादा नहीं आए। मैं कोई अच्छा शोधकर्ता नहीं हूँ, मैंने 100 किताबें भी नहीं लिखी, विभाग अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बढ़िया चेयरमैन भी नहीं हूँ सर, ठीक है। ये मेरे में गुण नहीं है, पर मैं सुन सकता हूँ, मैं खूब एक्टिवली बैठ के सुनता हूँ। हर चीज़ जो आपने बोली मुझे सब याद हो गई एकदम। तो मैं श्रोता अच्छा हूँ। तो एक श्रोता होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि आइडियोलॉजिकली अगर फ्रंटल अटैक किया जाए, या कहते हैं कि इफ यू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है। पूरे हिंदुस्तान का क्यों, पूरी दुनिया का क्यों नहीं बदल सकता? बस यही मेरा सवाल है। थैंक यू सर। बहुत अच्छे सवाल किए हैं डॉक्टर साहब ने। मेरा निवेदन रहेगा कि इकट्ठे ही सबका ये जवाब, जब डॉक्टर साहब ही ये सिलेक्ट करेंगे कि सभी सवाल आने के बाद ही आप जवाब देंगे, तो वो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये रही, चौहान साहब ने जैसे कहा, मैं ये समझता हूँ कि इनकी बात तब शुरू हुई थी जब इन्होंने हम शब्द का सवाल किया था कि हमसे क्या मतलब है। उससे पहले वाली जो भी वार्ता थी वो इनको खाने के बाद सर प्लीज नहीं, मैं चौहान साहब नहीं, मेरी बात नहीं अभी पूरी नहीं हुई। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बात वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी। उससे पहले जो आपने कहा वो खाने के समय इंडिविजुअली बातचीत में, यहाँ उसके बाद खाने के बाद भी चाय पे बैठेंगे हम, वो आप कर लेना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंच का, इस समय का उपयोग कर सकें। मेरा निवेदन ये था। बाकी सवाल आपके हैं और जवाब उन्होंने देने हैं। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, और मीडियम में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फॉर्मुलेट करके आएँ, और कोई भूमिका न है, कोई वो नहीं है, सीधे सवाल पे जाएं। अब मैं जब निवेदन कर रहा हूँ ओम सिंह अशफाक जी से, जो बहुत बढ़िया लेखक हैं और हमारे संस्थान के कार्यकारिणी सदस्य हैं और पुराने नेता हैं सर्व कर्मचारी संघ के। थैंक यू। बहुत दिन बाद एक ऐसी तकरीर सुनी जिसने मुझे लगता है कि मुझे तो एनर्जाइज किया है, आप बाकी लोगों में भी कुछ थोड़ा बहुत स्फूर्ति आई होगी। तो इस पक्ष से जो है ना चतुर्वेदी जी को धन्यवाद करते हैं हम, और उनका स्वागत भी है कि वो हमारे शहर में आए। तो आज उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और सुन के और भी अच्छा लगा। तो सवाल कुछ नहीं, कुछ जिज्ञासा है थोड़ी सी जो है ना, मतलब एक तो ये कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खतरा जातिवाद से नहीं है, तो अंधविश्वास से है। तो मैं सोच रहा था कि ये जातिवाद भी जो, मतलब मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि अंधविश्वास ही है। अगर धर्म अंधविश्वास है तो जातिवाद भी इतिहास अंधविश्वास ही है। कोई ऐसी बात तो है नहीं कोई जाति का सबूत साथ पैदा लेकर के होता हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वाकई जो है ये कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक दल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां रही हैं, उनसे गलती हुई कि वो चौहान साहब कह रहे थे ना कि सांड को सींगों से पकड़ना चाहिए। वो मेरे ख्याल उन्होंने सांड की पूंछ पकड़ी, जो है ना, इकट्ठे होते रहे, इसको रोको, बीजेपी आ रही है, बीजेपी रोको, सांप्रदायिक ताकतें आ रही हैं, इनको रोको, और वो उनको और बढ़ते चले गए। वो आ लेती उसके वाजपेयी के अडवाणी के समय में ही, तो वो आ जाके ख़त्म होते। एक बार आए भी थे शुरू में, तो वो दोबारा उन्होंने सोची फिर दांव लग जाएगा इंडिया शाइनिंग। अब वो शाइनिंग में रह गए और वो हार गए सारे।
तो इस तरह के जो है ना मतलब जो शातिर किस्म के लोग आज जो सत्ता में आए हैं बीजेपी के नाम पे, तो अगर वो स्ट्रेटेजी हमारी सही हुई होती तो शायद इनको आने का मौका नहीं मिलता और उसी वक्त ये कारतूस जो है वो डिफ्यूज़ हो चुका होता। तो ऐसा भी कुछ विश्लेषण मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ हुई। तो धन्यवाद। मनु बंगाला जी एक मिनट बस आगे बोलो। आओ सर। मनु बंगाला जी किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं और इतिहास विभाग में रिसर्च स्कॉलर हैं, एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं इतना अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ और सर ने जैसे परिचय में दिया किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। पिछले 4 साल से 2018 में मैं डॉक्टरेट किया था, तो किसान आंदोलन से यूनियन से जुड़ गया, तो आज यहाँ आता रहता हूँ संस्थान में भी। आज सर का जो वक्तव्य सुना उसमें 2-3 जो मेरी जिज्ञासा है और उनके पीछे क्या कारण रहे, जैसे कि आज का भारत की चुनौतियों के संबंध में कहा कि फेक न्यूज़ या तर्क अक्षमता की कमी। मेरा अपना इसमें जो नज़रिया है, मैं सर से भी निवेदन चाहूँगा कि वो कि ये क्यों पैदा हुआ उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मेरा अपना नज़रिया इसमें ये रहा कि फेक न्यूज़ पे हम विश्वास क्यों करने लग गए, और ये पिछले 20 साल से ही, पिछले 20 साल में ये लगा, मेरा अपना ओपिनियन है कि उत्पन्न हुआ है। विश्वविद्यालय, मैं पिछले 10-12 साल से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में से जुड़ा हूँ, यहीं रहा हूँ, और प्रोफेसर विश्वविद्यालय से बैठे हुए हैं सभी। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वो चिंतन पैदा करने में नाकाम रहे हैं। प्रोफेसर जागलान बैठे हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, प्रोफेसर कुंडू बैठे हैं। मेरा अपना ये अनुभव किसान आंदोलन में से ये मुझे अनुभव हुआ कि हरियाणा के वजह पूरे देश में हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में किसान आंदोलन के प्रति एक जागरूक भावना पैदा नहीं हुई, कोई बोलने वाला खड़ा नहीं हुआ। हम सभी आते हैं, लेक्चर करते हैं, बड़े व्याख्यान हम करते हैं। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हम सभी लोग ज़्यादातर आते हैं। हम डरपोक लोग हैं, उनमें प्रोफेसर भी आ गए, सभी सर्विसमैन आ गए। किसान जो लड़ा वो हमसे कुछ ज़्यादा नीडर था, हम कुछ भी खड़ा नहीं कर सके अपने विश्वविद्यालय को आंदोलन के पक्ष में। ये फेक न्यूज़ को मानने लगे। हमें क्लास में क्या पैदा करते हैं कि आपको पढ़ना है, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमने क्या बना लिया कि हमें रोजगार प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करनी है। इसी ज़्यादा मैं इसको लंबा ना करते हुए बस यही कि हम कहाँ नाकामयाब हुए। क्या हमारा शिक्षक जो वर्ग था, क्या वो चिंतन पैदा करने में नाकाम रहा पिछले 20 साल में? यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हुए वो लोग हैं जो आज से 30 साल 40 साल पहले इनके जो शिक्षकों ने इनमें चिंतन पैदा किया था, ये उसके कारण आवाज़ उठाने में तो बुलंद यहाँ तक पहुँचे हैं। आने वाली अपनी पीढ़ियों में ये चिंतन पैदा करने में नाकाम रहे हैं। मेरा अपना ये नज़रिया, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डाल लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं पवन जी से, माड़ा से साथी हैं हमारे, उनसे निवेदन करूंगा। उसके बाद हमारे पूर्व प्रिंसिपल हेमराज शर्मा जी हैं, तैयार रहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच चतुर्वेदी जी, यू हैव पुट द स्टेज ऑन फायर। पहले उधर से यूपी से आते आते आपने बंसुरी बजाते बजाते कुरुक्षेत्र में आके लठ बजा दिया। सो आई वुड जस्ट कम ऑन द क्वेश्चंस। सर आपने आई एम अ नॉविस इन दिस गैदरिंग ऑफ द इलीट पीपल हियर इंक्लूडिंग द पीपल ऑन द डाइस। आपने कहा द स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्ट्रेस है वी हैव टू, उसके ऊपर हमें प्रहार करना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस, व्हाट इज दैट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस इन इंडिया? यदि आज की चुनौतियों के हिसाब से देखें हम, इज इट द पेट्रियार्की, इज इट द ब्राह्मणवाद, इज इट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, whatever, yeah, please, I would just like, and who is the enemy? Can we bracket
the enemy within inverted commas, enemy in capital letters ENEMY. And you say that we have to redefine democracy. अब हमें डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करना है. आई वुड जस्ट ब्रिंग वन एनेक्डोट हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन को वी हैव टू रीडिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको रीडिफाइन करते करते आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 106 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट कर दिए हैं, उसका कुचुम्बर निकाल दिया. रीडिफाइन करने के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन इज नोवेयर इन दैट शेप. अमेरिका में अभी 30-35 ही हुए हैं, 1700 में बना था वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन. हमने तो हर रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करते हैं. आई वुड जस्ट लाइक दिस, हाउ टू रीडिफाइन. आपने कहा कि आरएसएस ने अपना वो उसको रैशनलाइज करता है चीज़ों को एंड मोल्ड करता है, तो दैट इज डॉगमा. आरएसएस ने डॉगमा फैलाना है, झूठ फैलाना है, वो फेक न्यूज़ फैलानी है. तो आई थिंक इज देयर एनी कंपैरिजन कि हम आरएसएस के साथ हम एक डॉगमा के खिलाफ एक एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट को खड़ा करें, या हम भी डॉगमा ही फैलाएं आगे. और अभी जो आपने कहा कि इंडस्ट्री एंड विवेक, इट इज रियली अ हॉरिबल थिंग फॉर मी, आई एम सॉरी टू से. इंडस्ट्री एंड व्हाट अबाउट द एग्रेनियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर का क्या होगा? हम वी आर कृषि प्रधान देश, हमारा देश कृषि प्रधान है, खासकर हरियाणा तो है ही एक इस मायने में. तो कैसे हम उसको कृषि प्रधानता की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने आज जो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस, ये सबसे बड़ी चुनौती है. अभी मर रहे हैं हमारे, अभी पिछले दिनों हमारे घर में बड़े सांप आया करते थे. माई वाइफ यूज टू उसकी वीडियो बनाती थी. इस बार कोई सांप नहीं आया हमारे घर में. तो ये बिकॉज ऑफ आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग, वी लव स्नेक्स. या तो एंड आपने कहा कि मैं स्पेयर टाइम एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और या आपने ये जो एक राजा राम मोहन राय का द कट्टर ब्राह्मणवादी, द फिल्थ ऑन दिस नेशन, उसके बाद ज्योतिराव फुले आए, ही थ्राइव्स ब्राह्मणिज्म. राजा राम मोहन राय ठीक है, ही एंजॉयड लाइफ इन द ब्रिटेन, वहीं जाके मरा है वो, ठीक है. उसने थोड़ा रिफॉर्म किया अकबर साहब के साथ मिल मिला के, जो भी हुआ काम, लेकिन ब्राह्मणवाद को स्टैब्लिश किया ब्राह्मण समाज के माध्यम से, और कहा कि ब्राह्मणवाद इज द ओनली आंसर टू द चैलेंज ऑफ द क्रिश्चियनिटी. आई एम जस्ट ब्रिंग टू द लो टोन कि हाउ टू कंपेयर राजा राम मोहन राय एंड ज्योतिराव फुले, पेरियार, अंबेडकर, हाउ टू लिंक ऑल दिस. एंड द लास्ट, दयानंद सरस्वती ने खिलाफत की है ज्योतिराव फुले की. ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया, दयानंद आ गया उस टाइम वाराणसी चल के कि नहीं, हमने वेदों की तरफ लौटना है, और सत्यशोधक समाज का विनाश करके रख दिया दयानंद सरस्वती ने. मूर्ति पूजा की बात करते हैं, सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी दयानंद सरस्वती है. आर्य समाज के मुखौटे के अंदर उसने आके बर्बाद किया इसको, है. और हाउ कैन वी से दे वो बड़ा रिवोल्यूशनरी था, या वो उससे चुनौतियां लेके हम कोई आगे अपने बच्चों को कुछ एक बेटर फ्यूचर दे सकेंगे. हाँ, अभी आप, दिस इज ए वंडरफुल एक्सपोजिशन के मूर्तियां लगा रखी है. अभी हम आ रहे थे, काली माता की इतनी बड़ी मूर्ति है, मोर देन 30 फीट्स. फिर आगे एक राम की मूर्ति है धनुष लेके, मोर देन 40 फीट्स. फिर इधर शिव जी की मूर्ति है, वन अनदर देवता इज देयर. और ये जगह जगह ऐसी, ताकि लोगों के अंदर ये अंधविश्वास फैलता रहे. आई एम थैंकफुल कि कुरुक्षेत्र वालों ने भगत सिंह की भी लगा रखी है, बहुत बड़ी है वो भी. तो आई थिंक दिस इज मूर्ति को कैसे हमने जवाब देना है. या अब फेक न्यूज़ की बात आपने की, और जो आपने एक आपका जो द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क कि जैसे आप ये कहते हैं कि आज हमारे वर्तमान समाज में देखे जाके कि कैसे क्या क्या हो रहा है, एंड यू गो टू द शॉपकीपर, why not to go to a laborer, why not to go to a रिक्शा वाला, why not to go to a किसान, why not to ask them उनके बैंक में कितना पैसा आया है, why a shopkeeper. I think this is अगेन, अभी राम का जो उदाहरण जैसे आप दे रहे हैं कि राम से अब एकल फैमिली, न्यूक्लियस फैमिली के बारे में राम से पूछे, वो राम जिसने धोबी के कहने पे वट एवर आई डोंट नो, वो सीता को ऐसा कुछ कारनामा किया था. तो पैट्रियार्की, द पीपल हु आर, जो उनको पैट्रियार्की को पोषित कर रहे हैं सर, हाउ टू डिसमेंटल दोज थिंग्स, हाउ टू डिसमेंटल ब्राह्मणिज्म. आई थिंक दीज आर द बिगेस्ट challenges before us in the present time. And विकल्प, या
We are happy because of this social media and everything. Thank you, sir. You have enlightened us, all of us. Thank you for your wonderful lecture. Thank you. बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर हेमराज शर्मा जी से, इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। और सर मेरा छोटा सवाल है, हालांकि उस रिसर्च स्कॉलर ने भी कुछ हाईलाइट किया है कि सो कॉल्ड एनलाइटेंड मिडिल क्लास, पार्टिकुलर प्रोफेसर्स, लॉयर्स, व्हाट इज द रोल इन दिस सिनेरियो। और दूसरी बात यह है कि डिक्टेटरशिप जो है वो एक डेमागोगरी, क्या इसका जवाब डेमागोगरी से नहीं हो सकता? गांव में कहावत है कि जिसकी जुबान चलती है उसके 7 हल चलते हैं। तो अगर उसी को इम्प्लीमेंट करते तो मेरे ख्याल में सॉल्यूशन हो सकता है। और अभी मेरे से पहले वक्ता गए, उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, राजा राममोहन राय के, स्वामी दयानंद के और ज्योतिबा फुले। एक तो ये प्योर कंटेम्परेरी नहीं कह सकते, हालांकि जवाब तो वो देंगे जो राजा राममोहन है। ही इज नोन एज द हार्बिंगर ऑफ दिस नेशनलिज्म एंड द फर्स्ट रिफॉर्मर। यू कैन नॉट डिनाई। और ये टॉपिक वैसा नहीं है कि भाई ये सारी चीजें उसमें हो। स्वामी दयानंद का एक अलग फील्ड है, ज्योतिबा फुले का अलग तरह के सोशल रिफॉर्मर है। तो इनका कंपैरिजन ये एक एंटायरली सेपरेट इशू है और डेज टुगेदर लगते हैं इसके ऊपर। तो मेरा वो डेमागोगरी और वो एनलाइटेंड मिडिल क्लास। ये प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। योगेश जी आओ प्लीज। रेस्पेक्टेड डाइस सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे डायरेक्टली। एक तो सर, जब भी मतलब इस तरह की गैदरिंग होती है और जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बैठते हैं, तो एक पक्ष है जो हमेशा ही मतलब वो उससे छूट जाता है, वो है सर युवाओं का आर्थिक पक्ष। उसके बिना कैसे मतलब साहस आएगा सर कि वो अपनी बात उस तरह से मतलब जैसे आपने फेसबुक पे आप डाल देते हो सर, आपके लिए वो चीज़ें पॉसिबल हैं, तो उसके लिए तो उसके सामने सर पूरा भविष्य है सर उसका मतलब। और दूसरा चीज़ ये है सर कि जो हमारे मिथक हैं, जिनके स्पष्टीकरणों को मतलब जो भी घटनाएं हैं प्राकृतिक हैं गैर प्राकृतिक हैं, उनको सच मान लिया जाता है, कहानियों को जो भी गढ़ी गई, उन मिथकों की जो पुनर्व्याख्या है सर जिनकी आपने बात की, वो जो बिल्कुल लेमैन है सर, वहाँ कनेक्ट क्यों नहीं कर पाती है सर? ये 2 क्वेश्चन हैं। मेरे ख्याल में जो प्रश्न है वो ऑब्जर्वेशन तो अच्छा डॉक्टर साहब आओ सर। सुरेंद्र पाल जी अम्बाला से हैं और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, बहुत अच्छे लेखक चिंतक। योगेश जी रिसर्च स्कॉलर हैं जो फोटोग्राफ कर रहे हैं, ये हमारे ही सदस्य हैं, ये हायर किए हुए नहीं हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं, कविता भी। जगदीश्वर जी, मैं जो समझ पा रहा हूँ पूरी चर्चा को अपने नज़रिए से, बेसिकली ये जो विचारधाराओं का किसी खास कॉन्टेक्स्ट में उत्पत्ति और उसका विकास, उसका फैलना और उसका कुंद होना या उसका अधूरा होना, और फिर कुछ नए विचार और कुछ विचारों का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर। तो आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कहिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब पूरे दुनिया के स्तर पे, कौन सी विचारधारा या विचारधाराएं, कॉम्बिनेशन ऑफ विचारधाराएं, वो कौन सी स्टेज है जो हमें आगे की तरफ, यानी हमारे समाज को आगे बारे में बताएंगे, व्याख्या करेंगे या उत्तर देंगे, जो भी वो उचित समझते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सवाल आए और आलोचना ही सबसे अच्छी बात है। ये मतलब पहली उपलब्धि है मेरी कि लोग असहमत हैं, अन्यथा गोष्ठियों में सब सहमत होते हैं।
वक्ता ने जो कहा सब सहमत हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है बहुत प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं पहले चौहान साहब की बात से शुरू कर रहा हूँ। हमसे मेरा मतलब क्या है, उनकी जो थ्रस्ट एरिया था, हम में मैं भी शामिल हूँ, हम में आप भी शामिल हैं और हम में वे भी शामिल हैं जो कि इस हमको नहीं मानते। तो डेमोक्रेसी सबके लिए, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम और तुम के बीच में डिवीजन किया जाए डेमोक्रेसी में। मैं जाहिल कह के मैं सिर्फ अशिक्षित लोगों को अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिलगिरी में शिक्षित लोग भी शामिल हैं और उस शिक्षित और एनलाइटेंड समाज का मैं हिस्सा हूं। मैं व्याकरण की दृष्टि से भाषण नहीं दे रहा था मैं, वैसे मैं दे सकता हूं, इसलिए मैंने हम और तुम में उसे विभाजित नहीं किया। यहां जो लोग बैठे हैं वे मेरे हम का हिस्सा है और जो लोग यहां नहीं है वे भी मेरे हम का हिस्सा है। मेरे हम का हिस्सा मेरा दुश्मन भी है, क्योंकि मैं इस देश को हम की तरह देखता हूं, मैं इसे विभाजित रूप में नहीं देखता। वो मजदूर हो, किसान हो, अब जैसे देखो शब्द को पकड़ के एक तो होते हैं झूलना, तो मेरा ये अनुरोध है कि कहाँ गए वो सज्जन, नहीं दूसरे आप नहीं, एक और थे वो जो दलित वाली बात कह के गए ना। हाँ हाँ हाँ, बस मुझे चेहरा देखना चाहिए बस। अरे वो मैंने सहारे के लिए बोल दिया दुकानदार का नाम। वो कोई भी हो सकता है, वो ये प्रोफेसर भी हो सकते हैं और वो एक खेत मजदूर भी हो सकता है जिसके पास में आज खेत मजदूरी नहीं है। मैं जानबूझ के मैंने उसे वर्गीय आधार पर केंद्रित नहीं किया। आज स्थिति यह है कि आपके यहां मनरेगा के 30 दिन तक का काम अवेलेबल नहीं है साल में। मैं उसे आपसे शेयर कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। वो सिर्फ इजी कम्युनिकेशन के लिए, इजी करने के लिए कि हम इजीली कैसे देखें। जहां जो है उसके करीब जो है बस सिर्फ उसको टेस्ट कीजिए। आपके अगर करीब खेत मजदूर है तो वहां टेस्ट कीजिए, आपके करीब कोई डॉक्टर है तो वहां टेस्ट कीजिए, आपके करीब कोई प्रोफेसर है तो वहां टेस्ट कीजिए। सिंपल। एक और चीज चौहान साहब ने उठाई, बहुत ही, शत्रु तो ताकतवर है चौहान साहब, लेकिन एक चीज उससे भी ज्यादा ताकतवर है, मास कम्युनिकेशन बहुत ताकतवर है, लेकिन एक चीज उससे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं इसे अपनी मीडिया की किताबों में लिखता रहा हूं और नहीं दुनिया के हर बड़े मीडिया विशेषज्ञ ने इस बात को रेखांकित किया है। मास कम्युनिकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति से व्यक्ति के साथ किया गया कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन वहां परास्त हो जाता है जहां व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन काम नहीं करता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ताजा उदाहरण दे, पुराना नहीं ले जाना चाहता। अन्ना हजारे ने टेंट लगाया बॉम्बे में, और टेंट लगाने के पहले उसने सोशल मीडिया में यह घोषणा की कि जो जो लोग बॉम्बे में धरने में आना चाहें वे लोग नाम दर्ज करें। तो वहां तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों ने नाम दर्ज कर दिए। तो अन्ना ने उसी हिसाब से बॉम्बे के एक वो पार्क, शिवाजी मैदान या क्या वो पार्क का नाम, वहां जो है वो पूरा मैदान टेंट से सजा दिया कि भाई 1 लाख लोग आएंगे। जानते हैं कितने लोग पहुंचे? सिर्फ 5000। अन्ना हजारे ने तीसरे दिन आंदोलन उठा दिया। दूसरी घटना बता रहा हूं मैं आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट घटना बता रहा हूं। जनरल मुशर्रफ ब्रिटेन में रहते थे, फेसबुक पन्ना था उनका, ट्विटर पन्ना पे था उनका अकाउंट, उनके 20 लाख फॉलोअर थे और बड़े खुश थे कि उनके पाकिस्तान में 20 लाख फॉलोअर हैं। तो उन्हें लगा कि जब 20 लाख फॉलोअर हैं तो यार
पाकिस्तान चलते हैं। तो उन्होंने टिकट कटाई और इस्लामाबाद उतरे। एयरपोर्ट पर उतरे तो 5 आदमी लेने वाले नहीं। अब आप सोचिए, जिसके 20 लाख फॉलोअर हो और जो स्वागत के लिए खड़े हो फेसबुक पर, और जब वो जनरल मुशर्रफ उतरते हैं तो वहां पुलिस गिरफ्तारी के लिए खड़ी थी, कोई स्वागत के लिए वहां खड़ा नहीं था, और पुलिस ने किसी को रोका भी नहीं था मुशर्रफ का स्वागत करने से। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मास कम्युनिकेशन से इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में फेकनेस सबसे ज्यादा है। मेरी बात मत मानिए, ट्विटर का अभी जिसने बिजनेस खरीदने का सौदा किया था, उसने एक ही बात कही कि ट्विटर के मालिक जो अभी हैं, जो संचालक हैं, वो मुझे रियल अकाउंट नंबर बता दें, मैं पेमेंट दे दूंगा। क्या नाम था? एलन मस्क। आज की डेट तक ट्विटर ने रियल अकाउंट कितने ट्विटर के कितने लोग हैं उसके मेंबर, ये आज तक उसे डिस्क्लोज नहीं किया। क्या दिक्कत है? एक आदमी पैसे दे रहा है, सौदा हो चुका है, खाली आपके अकाउंट में पैसा जाना बाकी है, लेकिन आप उसे रियल नंबर नहीं बता रहे हैं। थर्ड, कभी कभी ये मास कम्युनिकेशन बहुत ताकतवर होता है, ये बात सच है। ये जो इन्होंने कही, ट्रम्प जीता, कमाल है। अब आप सोचिए, सारा अमेरिका का मीडिया, जिस समय ट्रम्प जीता था, सारा अमेरिका का मीडिया डेमोक्रेट्स का प्रचार कर रहा था और डेमोक्रेट्स के साथ था। सिर्फ 34 वेबसाइट जो रूस से लॉन्च की गई थी, वे वेबसाइट सिर्फ ट्रम्प का प्रचार कर रही थी और अमेरिका में घर घर प्रचार कर रही थी। और इस्लामिक ईसाई फंडामेंटलिस्ट थे जो कि रिपब्लिकन के साथ मिलकर घर घर प्रचार कर रहे थे। डेमोक्रेट्स का पूरा ढांचा बिखर गया और ट्रम्प जीत गए। अब इसकी इंक्वायरी हुई, अमेरिकी सेनेट की प्रोसीडिंग्स कोई भी इंटरनेट पर जाके चेक कर सकता है। क्या रिजल्ट था? ट्रम्प जीते। किसके आधार पर? अमेरिकी सीनेट में स्वयं फेसबुक के मालिक ने जाके कन्फेस किया कि उन्होंने फेक न्यूज का प्रचार करके ट्रम्प के पक्ष में माहौल बनाया। जाहिर है मीडिया ताकतवर होता है। वही मीडिया जब ये बात एक्सपोज हो गई, जो मैंने आपसे कहा कि जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे जनता शिक्षित नहीं होगी, वही डेमोक्रेट्स, उनको ये बात पता चली और उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया। आप है ना उस पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं जो मैंने नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ जनता को सिखा नहीं सकते हैं। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड मेरा मेन पॉइंट ये है कि अरे एक सेकंड मुझे दीजिए तो सही। मैं जनता को सिखाया नहीं जा सकता। अरे मैं आपको उदाहरण, मैं मौका दे रहा हूँ, आप प्रोफेसर हैं इसलिए। एक सेकंड, अब मैं आपको चाइना ले चलता हूँ। चाइना में आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले की घटना है। वहाँ एनुअल छुट्टियाँ होती हैं 10-12 दिन की, और ये मार्च के आसपास कभी होता है ये। और वहाँ अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश, बर्फ़, ये तमाम किस्म की असुविधाएं हुई और सारे लोग अपनी अपनी जगह फंस गए। और एक प्रांत ऐसा था जिस प्रांत में तकरीबन 50,000 पुरुष मर गए। पूरा देश तो फंस गया बाढ़, बरसात, इन सब चीजों में, लेकिन एक प्रांत सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। मीडिया कौन कंट्रोल करता है वहां? सरकार कंट्रोल करती है, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। जनता सड़कों पर थी, औरतें सड़कों पर थी, हजारों औरतें सड़कों पर थी। आज की डेट में बता रहा हूं आपको, बीजिंग में आप किसी एक ब्लॉगर को पकड़िए,
बिना किसी सूचना के, आप जान लीजिए वो मौखिक सूचना जाती है। जिस समय किसी ब्लॉगर को पकड़ के चाइना की पुलिस लेके जाती है थाने, 5,000 लोग 4,000 लोग खड़े होते हैं थाने पर, वहां इतनी अवेयरनेस है, तो वहां किसी को पकड़ना आसान नहीं है। वहां पकड़ने के पहले 6 बार सोचती है। आप लोग नेट पर जाइए, एक लड़का है हन हन के नाम से, नाम है हन हन, बहुत ही पावरफुल राइटर है, जिसके के फॉलोअर जानते हैं कितने हैं? विश्व में किसी के नहीं है, जिसको डिस्कस नहीं कर, 30 करोड़ फॉलोअर है उसके। और उस हन हन का पिता स्वयं एक स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी, और वो ड्रॉप आउट लड़का, मोटर चलाने वाला, और वो बहुत पॉपुलर, बहुत शानदार लिखता है। हनन ने लिखना शुरू किया, व्यंग लिखता है छोटा छोटा, जैसे ब्लॉग में होता है। मैं कुछ चीज कहना चाहता हूं, ये जानबूझ के। चाइना की जनता के अंदर किसी भी मास मीडिया के सपोर्ट के बिना चाइना की जनता में इतनी जागृति है कि आप कहीं पर भी कोई भी किसी भी किस्म का डेमोक्रेटिक राइट्स पर, मजदूरों के अधिकारों पर हमले करें, हजारों मजदूर निकल आते हैं। एनुअल डाटा उठाइए, चाइना में कितनी हड़तालें होती हैं। चाइना में 70,000 से अधिक हड़तालें हर साल होती हैं। अखबार में नहीं छपती खबर, वो सरकार जब डाटा देती है तब पता चलता है। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि आखिर ये लोग निकलते कैसे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो जो घटना जिसमें कि 50,000 से अधिक लोग मर गए, तो वहां औरतों ने पार्टी के सेक्रेटरी को बुलाया, पार्टी का सेक्रेटरी आया, 4 लाख आर्मी के लोग भेजे गए, कई लाख पार्टी के कार्यकर्ता भेजे गए लोगों की मदद के लिए। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। पार्टी के सेक्रेटरी को बुला के जनता के सामने कहा गया कि उठक बैठक लगाओ, तुमने गलती की। पार्टी के सेक्रेटरी ने जनता को शांत करने के लिए उठक बैठक लगाई। जनता के दबाव में किसी ने फोटो खींचा और उसे इंटरनेट पर डाल दिया। रिजल्ट क्या निकला? 24 घंटे के अंदर पार्टी का सेक्रेटरी पार्टी की पोस्ट से हटा दिया गया, वो जनता के दबाव में आ गया। लेकिन जनता ने एक मांग की कि जो बच्चों के पैदा होने के बारे में जो वहां एक बंदिश लगी हुई है, ये बंदिश हटाई जाए। अब वो 2 चाइल्ड नॉर्म्स को उन्होंने ढीला किया है और अनुमति दी है आगे बच्चा पैदा करने की। कहां से दी? वे औरतें जो उस समय विपत्ति में निकली थीं, किसी मीडिया ने सपोर्ट नहीं किया था, कोई कवरेज नहीं था। अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई 30 मार खाऊं, मेरे अलावा किसी ने लिखा ही नहीं। अच्छा, मेरे क्या सुर्खाव के पर लगे हुए कि मैं ही लिख पाऊंगा? ऐसा कोई भी लिख सकता है। सवाल यह है कि जब आप देखते हैं तो आपकी नजर कहां होती है। मैं मास मीडिया में अगर लिखता हूं तो मेरी नजर मास मीडिया पर नहीं होती, मेरी नजर होती है कि जनता के बीच में क्या चल रहा है। सामान्य जनता, आपातकाल का अनुभव आपके सामने है। आपातकाल में कोई नीचे किसी भी किस्म की रिपोर्ट नहीं थी इंदिरा गांधी के पास में कि इंदिरा गांधी हार जाएंगी इलेक्शन। इंदिरा गांधी 7 साल तक रह सकती थी पार्लियामेंट में। उन्होंने जल्दी से इलेक्शन कराया और इलेक्शन कराने का रिजल्ट क्या था? इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। क्यों? मैन टू मैन कम्युनिकेशन की ताकत को हम नहीं समझते। आखिरी चीज, बंगाल के अनुभव से बता रहा हूं आपको। सिंगूर में जिस समय जमीन बिकी, 70% 75% किसानों ने पैसे ले लिए। सब लोग कन्विंस थे, सब ठीक है। अब संयुक्त जैसे आपने बुला लिया, ऐसे वहाँ पे सिंगूर में मीटिंग थी, मैं गया था, किसान सभा के अध्यक्ष थे, सीताराम येचुरी भी था, मैं भी था। मैंने प्यार से बस ऐसे ही कहा कि ये मामला बहुत खतरनाक है, इसमें जाना नहीं चाहिए और ये सौदा कैंसिल होना चाहिए। और मुश्किल से 50 लोग थे मीटिंग में। तो लोगों ने कहा कि ये आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं किस आधार पर बात कर रहा था? मैं जो सामान्य लोग थे जिनके बीच से मैं आ रहा था, मैं ट्रेन में
जो जनरल ट्रेन होती है ना, उसमें बैठ के आ रहा था, तो मैं सुन रहा था लगातार लोगों में दुश्चिंता कि हमारी जमीन हड़पी जाएगी, हमारी जमीन हड़पी जाएगी। ये जो कम्युनिकेशन शुरू हुआ, इस कम्युनिकेशन ने पूरे 34 साल के ताकतवर लेफ्ट फ्रंट को एकदम ध्वस्त कर दिया। आप सोच नहीं सकते, मैन टू मैन जो कम्युनिकेशन था, कोई मीडिया लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ नहीं था उस समय। वहां 2/3 बहुमत से लेफ्ट फ्रंट जीत के चुका था, सबसे अधिक वोटों से और सीटों से लेफ्ट फ्रंट जीता था 2006 में। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि लेफ्ट फ्रंट आगे आएगा नहीं, और आज की डेट में कल्पना कर सकते हैं आप कि लेफ्ट फ्रंट के सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो, जिस लेफ्ट फ्रंट के 3-3 करोड़ मेंबर हो। प्लीज, मैन टू मैन कम्युनिकेशन का विकल्प न तो पार्टी है और न मास मीडिया है। अगर मैन टू मैन कम्युनिकेशन शुरू हो गया तो आप तय मान लीजिए, सोवियत संघ से ज्यादा ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में कहीं नहीं थी। वहां तो कोई पृथकतावादी ताकत नहीं थी, कोई अपोनेंट नहीं था, यहां तक कि विज्ञापन तक नहीं थे। वह कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने हिटलर को परास्त किया था, और वह कम्युनिस्ट पार्टी आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि वहां सिर्फ 4% वोट मिलते हैं। क्यों? अब व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं आपको। मेरी 4 दोस्त जब पीक पर था 84 में सोवियत संघ ही रिसर्च करने, और वो 4-5 अभी भी प्रोफेसर है रशियन की। एक लड़की ने साइंटिफिक सोशलिज्म की क्लास थी, टीचर क्लास ले रहा था, तो एक लड़की ने खड़े होकर कहा कि सर आप जो कुछ बता रहे हैं इसका साइंटिफिक सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये टिपिकल फ्यूडलिज्म है जिसे आप पढ़ा रहे हैं। वो प्रोफेसर नाराज हो गया, बोला कि यू आर लेफ्टिस्ट। तो उसने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ। वो गया निकल के प्रोफेसर क्लास से, उसने वीसी को शिकायत की और वीसी ने तत्काल 5 लोगों के निष्कासन ऑर्डर जारी कर दिया। उन लड़कियों ने वहां से फोन किया कि कुछ करो, ये तो सारा सवाल पूछने पर निकाल दिया गया। ये मैं उस जमाने की बता रहा हूं जिस जमाने में हमारे यहां लोग आके कहते थे कि सोवियत संघ का समाजवाद सबसे अच्छा है। और जब ये घटना नोटिस में आई, हम लोग गए, नूरुल हसन साहब के पास में गए, उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल वहाँ एम्बेसडर थे, उनको फ़ोन किया, एम्बेसडर ने वहाँ शिक्षा मंत्री को फ़ोन किया, तब जाके उनका निष्कासन रुका। अब आप सोचिए, एक सामान्य से सवाल पूछने पर जिस देश में विद्यार्थी को निष्कासन के आदेश दे दिए जाएं, वहाँ जनता कैसे कम्युनिकेट करेगी? वहाँ जनता करेगी मैन टू मैन कम्युनिकेशन के जरिए, कानों में कम्युनिकेट करेगी। और कम्युनिस्ट पार्टी को पता नहीं चला, वो वह कम्युनिस्ट पार्टी जिसने कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को परास्त किया था। आपने तो किसी बदमाश को नहीं मारा आज तक। वह कम्युनिस्ट पार्टी कहां से हार गई? अपने ही से हार गई, अपने ही तंत्र से हार गई। तंत्र आपका हो, प्रचार तंत्र आपका हो, लेकिन जनता आपकी न सुनती हो, जनता में आपकी बात न हो। इसलिए मैंने एक बात बहुत ही संक्षेप में कही थी कि आज भी मास मीडिया के बीच जो व्यक्तिगत दो के बीच का संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक आखिरी चीज, हम सहमत असहमत हो सकते हैं। एक और चीज़, दूसरे प्रयत्न के संदर्भ में जो बात कही है, बातें आपने दूसरे लोगों ने उठाई हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वो ये कि जातिवाद और अंधविश्वास का संबंध है, उसे उस रूप में न लें। मैं सिर्फ इम्फेसिस की बात है, कास्टिज्म और अंधविश्वास इनके बीच में संबंध है। और जो अभी जो लोग कह के गए कि निश्चित तौर पर पितृसत्ता सबसे बड़ा खतरा है, आइडियोलॉजिकली सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा नहीं है। पितृसत्ता की धुरी, पितृसत्ता जहां से ऑपरेट करती है, उन सवालों पर निश्चित तौर पर बात की जानी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, राजा राममोहन राय ने ब्राह्मणवाद को कभी स्थापित नहीं किया। प्लीज ये कंफ्यूज न करें हम लोग। राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने के जाति प्रथा के खिलाफ, आप बंगाल में कहीं भी जाइए, आप बंगाल में कहीं भी जाइए, किसी भी व्यक्ति, मैं 27 साल रहा हूं और 27 साल मैंने हरिजन के हाथ की रोटी खाई है, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। मैंने अपने पिता को भी खिलाई, उन्हें परेशानी नहीं हुई। वहां कभी ये फील ही नहीं हुआ कि यह कास्टिज्म जैसी चीज है। इसमें लेफ्ट की भी भूमिका थी, इसमें लिबरल आइडियोलॉजी की भी भूमिका थी, और वहां जाति प्रथा को खत्म करने में
इसकी शुरुआत किसने की? नवजागरण के लोगों ने। अब बंगाल के किसी भी गांव में जाइए, आपको कास्टिज्म नहीं मिलेगा। यह कहना गलत है कि राजा राममोहन राय ने जाति ब्राह्मणवाद की स्थापना की। तथ्य से एकदम इसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्राह्मण समाज की स्थापना नहीं की थी। ब्रह्म समाज को और ब्राह्मण समाज को एक में नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं, अंबेडकर से बढ़िया क्रिटिक नहीं हुआ है कोई। अंबेडकर की पूरी राइटिंग उठा लीजिए, राजा राममोहन राय की कोई आलोचना नहीं है वहां। क्यों? अंबेडकर ने मनुस्मृति की आलोचना की, अंबेडकर ने दूसरों की, हाँ ये बात सही, दयानंद सरस्वती वाली बात सही उठाई उन्होंने। दयानंद सरस्वती ने निश्चित तौर पर, मैंने अपने कई वीडियो लेक्चर्स में भी इस बात को उठाया कि दयानंद सरस्वती ने ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण की बहुत तीखी आलोचना की, और दयानंद सरस्वती का इस मामले में बहुत रिएक्शनरी, वो क्योंकि वो रिफॉर्म को मानते ही नहीं थे। वो समाज सुधार और धार्मिक सुधार के जो आंदोलन थे, उनके लक्ष्यों से वे अपने को अलग रखते थे, और रिवाइवल इनका एजेंडा था उनका राजनीतिक। ये बात सच है। लेकिन दयानंद सरस्वती की कौन सी बात अच्छी है जो मेरे काम आ सकती है? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आर्य समाज को मानते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आर्य समाज को इग्नोर करके बात करूंगा। मुझे ज्योतिबा फुले भी चाहिए, फिर मैं कह रहा हूं मुझे दयानंद सरस्वती भी चाहिए। सवाल है कि क्या मेरे पास चयन का विवेक है? मैं आंख बीच के ज्योतिबा फुले को भी फॉलो नहीं कर सकता, और आंख बीच के मैं दयानंद सरस्वती को भी फॉलो नहीं कर सकता। मैं लिस्ट बता सकता हूं दयानंद सरस्वती के भिजाबित ज्योतिबा फुले की कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, और अंबेडकर की कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इससे फायदा क्या है? मुझे चुनने का विवेक, जिसे मॉडर्निटी में कहते हैं, चयन का परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। मुझे दयानंद सरस्वती में से भी चुनना होगा, और मुझे ज्योतिबा फुले में से भी चुनना होगा। आखिरी चीज, ये जो हमारे जो फोटोग्राफर दोस्त हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि युवाओं का आर्थिक पक्ष। ये सच में मुझसे गलती हो गई। युवाओं का आर्थिक पक्ष निश्चित तौर पर उठाया जाना चाहिए। क्या है युवाओं की आर्थिक मजबूरी जिसे हम दूर कर सकें? क्या तरीका है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना कोई रास्ता है? हिटलर ने एक रास्ता बताया था जिस पर सरकार चल निकली है। हिटलर ने एक ही काम किया था, उसने कहा था कि मैं सारे बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। यह स्लोगन था उसका, जैसे यहां 2 करोड़ बेरोजगारी का स्लोगन दिया गया। और उसने सत्ता में आने के बाद में क्या किया? बेरोजगारी दूर करने के लिए उसने सिर्फ एक ही प्रकल्प चुना, सड़क बनाओ। अब जिसको नौकरी लेनी है, सड़क बनाने के काम पे आओ। तो जगह जगह सिर्फ सड़कें ही बनाई गई। और हमारे यहां भी क्या चल रहा है? कारखाने नहीं लग रहे, कारखाने के लिए पैसे नहीं लग रहे। हाईवे बनाए जाएंगे, एक्सप्रेस वे बनाई जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी। अगर आपको चाहिए काम तो आ जाइए वहां। सड़कें बनाने से आर्थिक संपन्नता नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। आर्थिक संपन्नता के लिए जरूरी है, रोजगार की सृष्टि के लिए जरूरी है कि उद्योग खड़े किए जाएं, बेसिक उद्योग खड़े किए जाएं। आज स्थिति है कि हमारे यहां बेसिक उद्योग बेचे जा रहे हैं, और जो बेचे जा रहे हैं किस दर पर बेचे जा रहे हैं, ये युवाओं को बताने की जरूरत नहीं है। जिस एयर इंडिया में 40,000 करोड़ के सिर्फ विमान हैं, एक एक एयरपोर्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ के करीब है। जिन लोगों ने एयरपोर्ट पर कभी अपने लिए एक ईंट नहीं रखी, जिसने कभी रेल की 1 इंच पटरी नहीं बिछाई, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे स्टेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 18,000 करोड़ में सिर्फ टाटा को एयर इंडिया बेच दी गई, जबकि एयर इंडिया के विमानों की कीमत ही 40,000 करोड़ रुपए है ऑफिशियल। तो इस नौजवान को यह बताया नहीं जाना चाहिए कि 40,000 करोड़ का माल 18,000 करोड़ में बेच दिया गया है और तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए? क्या इस नौजवान को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि आपके यहां 10 लाख नौकरियां ब्लॉक कर दी गई हैं? ऑफिशियल आज तक की डेट में केंद्र सरकार ने अपना आदेश वापस नहीं लिया है। केंद्र सरकार की भर्तियों के ऊपर जो पाबंदी लगाई थी, रोजगार कैसे पैदा होंगे? नहीं, वो आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति दूर नहीं होती। नौजवानों को एक चीज पहले समझनी होगी, मैं बहुत साफ कह रहा हूं,
उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान तो करनी होगी, उनका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। उन्हें यह तो पहचान करनी होगी उनके अधिकार क्या बनते हैं। वोट देना, फेसबुक करना, व्हाट्सएप करना, बातें करना, मस्ती लेना ठीक है, लेकिन एक चीज जरूरी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर नौजवान, एक सेकंड, मैं आपकी बात सुनूंगा, एक मिनट। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हेट पैदा करके हिंदुस्तान के नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी। एक तरफ हिंदुस्तान के नौजवान के अंदर यह उतार दिया गया कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से हेट पैदा करें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से हेट पैदा कर दी गई है। आप बात करके देखिए, जेएनयू का मतलब क्या है? राष्ट्र विरोधी संस्थान। बताइए, हिंदुस्तान की हर पॉलिसी मेकिंग में उसकी बड़ी भूमिका, और उसको जेएनयू में क्या उतार दिया गया है? राष्ट्र विरोधी संस्थान। जी, पैर पर खड़े होने के लिए जरूरी है कि पहले दिमाग की धुलाई भी की जाए। हुआ यह कि हमने दिमाग की धुलाई के काम को स्थगित कर दिया है और हमने ये कहा, हाँ, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है, वो शिक्षकों की भूमिका और इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका, हाँ, मुझे बहुत सही बात। भाई, ये जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से मध्य वर्ग के लोग या शिक्षित लोग या इंटेलिजेंसिया क्यों नहीं जुड़ पाए? मैं तो अपनी तरफ से कई वीडियो मैंने किए और मैंने इस पर बहुत जोर दिया, और मैं आपसे बस संक्षेप में कह रहा हूँ एक बात। ये जो हम पढ़ाते हैं ना, मैं संयोग से मैं भी टीचर रहा हूँ, हम पढ़ाते समय और जो हमारा पाठ्यक्रम है, चाहे वो जितना भी रैशनल पाठ्यक्रम हो, हम लोग ये सोचते रहे हैं कि वो साइंटिफिक पाठ्यक्रम होता है तो उससे क्रांतिकारी पैदा होते हैं। मेरी थोड़ी सी भिन्न धारणा है, क्रांतिकारी इससे पैदा नहीं होते। अगर ऐसा होता तो एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ के सबसे ज़्यादा सेकुलर कतारों को मजबूत करने वाले नौजवान होते, जो कि आज नहीं है। सोवियत संघ में जो विघटन हुआ, और सोवियत संघ में कोई अनसाइंटिफिक किताब नहीं पढ़ाई जाती थी, पूरा देश भर भरा के गिर गया। क्यों? दिमाग की खिड़की एक दिशा में नहीं खुलनी चाहिए। अगर दिमाग की खिड़की एक ही विचारधारा और एक ही दिशा में खुलेगी तो आप तय मानिए मुश्किलें आएंगी। हम क्या करते हैं एक शिक्षक के नाते, हम जैसे मैं अगर किसी विद्यार्थी से सवाल पूछूं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम बीए क्यों कर रहे हो या एमए क्यों कर रहे हो, तो वो यही कहेगा, सर मुझे नौकरी चाहिए। तो ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ। हम शिक्षक के नाते उसे बताते भी नहीं हैं। मैं विद्यार्थी को इसलिए नहीं पढ़ाता कि उसे एमए करना है या उसके अच्छे नंबर आने चाहिए, वो तो एक सामान्य काम है। मेरा पर्पज ये है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो एक गैप है, दूरी है, मैं यहां हूं और वो वहां है, मैं अपनी शिक्षा के जरिए ये कोशिश करूं कि विद्यार्थी ज्ञान में मेरे समान बनने की कोशिश करे। समाज में समानता बोध चाहिए, ज्ञान में समानता बोध नहीं चाहिए क्या? ये शिक्षक और छात्र के बीच में समानता बोध नहीं चाहिए? जब तक हमारी शिक्षा में यह समानता बोध का दृष्टिकोण नहीं होगा, आप तय मानिए ये विद्यार्थी और ये शिक्षक ये विपरीत दिशा में खड़े मिलेंगे। और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी, ये जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण है ना शिक्षा का, ये बड़ा खतरनाक होता है। शिक्षा कभी भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से नहीं पढ़ी जानी चाहिए और पढ़ाई जानी चाहिए। अभी तो हो ही रहा है ना कि ये कोर्स पढ़ाओ जो जिससे नौकरी मिले, और लंबे समय से चल रहा है ये। शिक्षा के विकास के लिए जरूरी है कि वे चीजें ज्यादा पढ़ाई जाएं जो कि पाठ्यक्रम में नहीं है या गैर पाठ्यक्रम की चीजें हैं, या जो गैर उपयोगी चीजें हैं। हम कितनी उपयोगी गैर उपयोगी चीजें पढ़ाते हैं विद्यार्थी को, कितना फोर्स करते हैं उसे। आप सर्वे कर लीजिए, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं। मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, 5 उपन्यास के नाम बताइए आप।
आप सोच सकते हैं चेतना का स्तर। जिस विद्यार्थी के फर्स्ट क्लास के नंबर हो, 70% के नंबर हो, उसको 5 उपन्यास के नाम नहीं मालूम होते। और मैं कहता हूँ पाठ्यक्रम का नहीं होना चाहिए, बस मुझे चिंता होती है। क्यों? क्योंकि उसने पाठ्यक्रम से इतर नहीं पढ़ा है। और मुझे बार बार रविन्द्रनाथ याद आते हैं कि एक शिक्षक का काम यह है कि उसे पाठ्यक्रम से इतर चीज़ें पढ़ने के लिए उद्बुद्ध करे। हम ऐसे शिक्षक बन गए हैं, हमारी पूरी शिक्षा पद्धति का ढांचा ऐसा बन गया कि हम उसे पाठ्यक्रम से इतर जाने ही नहीं देते। अब बताइए। हाँ वो नहीं, वो समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मुझे आप अनुमति दे तो बोलूं। खाने पे कर लेना बात। नहीं, मैं आपकी बात बोलूं। आपकी समस्या और बढ़ा दूं, मैं थोड़ी सी घटाऊंगा नहीं। खाने पे चर्चा हो। नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट। ये जो शिक्षा पे जो इतना अटैक हो रहा है ना, ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि वो आपको अमेरिकी बना रहे हैं। अमेरिका में यही है। आप भारत नहीं बना रहे, वो अमेरिका बना रहे हैं आपको। आपके पास कोई काम नहीं होगा। आपके पास आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका की 150 से अधिक यूनिवर्सिटीज के पास में अपने देश के विद्यार्थी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कोई 12 के ऊपर पढ़ने जाता ही नहीं है। बहुत कम लोग जाते हैं 12 के ऊपर पढ़ने, क्योंकि 12 के ऊपर पढ़ने के लिए मोटी रकम चाहिए। इनको ये बात समझ में आ गई है। तो अब क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें सारी हायर एजुकेशन डिसमेंटल कर देनी है। तरीका क्या होगा उसका? शुरुआत कर दी है उन्होंने। मैंने फेसबुक पर बोला भी था, ये लिखा भी था, उन्होंने शुरुआत कर दी है। प्रोफेसर होने के लिए आप जान लीजिए, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके पास में 15 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस हो। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कि क्लर्क था, 15 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या वो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता है? क्या वो इंग्लिश पढ़ा सकता है? मैं सिर्फ अनुभव बता रहा हूं अपना। बुद्धदेव भट्टाचार्य की जो सरकार आई बंगाल में, तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया। मैं उसकी मुश्किल बता रहा हूं, ये बेवकूफ़ लोग इन्हें मालूम नहीं है। उन्होंने ऑर्डर दिया कि यहाँ सारे पत्राचार जो है बंगला में होने चाहिए। अब सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है, बंगाल में अगर बंगला में नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? अब वो क्लर्कों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि जो क्लर्क काम करते थे वो बंगला लिखना भूल चुके थे। आप जाके देखिए
जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, वे अपनी भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा में एक चिट्ठी ड्राफ्ट नहीं कर सकते। बंगाल में सारे में हाहाकार मच गया कि हम लोग तो बांग्ला में लिखना नहीं जानते। पहली बार ये झटका लगा। अब क्या होगा? ये लेटरल प्रोफेसर, जैसे लेटरल यूपीएससी आईपीएस जॉइंट सेक्रेटरी सीधे आया है, उसी के पैटर्न पर लेटरल प्रोफेसर की पोस्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई है 10% हर यूनिवर्सिटी में। कौन लोग होंगे? ऑलरेडी शुरुआत हो गई है उनकी। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि हायर एजुकेशन जब डिसमेंटल की जा रही हो तो आपके क्या एजेंडे पर हायर एजुकेशन या एजुकेशन बचाने का एजेंडा है? आप सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो उठा के देखिए, जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं, एजुकेशन उनका प्रमुख एजेंडा ही नहीं है। किससे लड़ना चाहते हैं आप? दबाव क्या होना चाहिए? दबाव यह होना चाहिए कि हमें पूरी की पूरी एजुकेशन बचानी है। रही बात आपकी नौकरी, आपके पास तो अभी 2 लाख हैं। बंगाल सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारों का राज्य रहा है। तब लोग सोचते नहीं थे कि बंगाल में जो हो रहा है वो कभी देश में भी होगा। बंगाल में सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, दोष दिया गया वामपंथ को। सबसे अधिक बेरोजगार शिक्षित लोग बंगाल में पैदा हुए, दोष दिया गया वामपंथ को। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि पूरे देश में भयानक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन कोई बीजेपी के लिए दोष देने के लिए तैयार नहीं है। आज भयानक स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन कोई बीजेपी के लिए दोष देने के लिए तैयार नहीं। मेरा सिर्फ कहना यह है, यह सवाल सिर्फ पार्टीजन तरीके देखने से नहीं होगा। इसलिए मैंने बहुत ही संक्षेप में बात कही थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई विकल्प नहीं है। अंत में बस सिर्फ एक बात, ये प्यार का कोई विकल्प नहीं है। जनता से प्यार करना और अपने विद्यार्थी से प्यार करना आप शुरू कर दीजिए, आपको दिल जीतने की कला आ जाएगी। हम लोगों ने बहुत कुछ बातें की हैं, लेकिन हमने दिल जीतने की कला को एकदम खूंटी पर टांग दिया है। लोग विचारों से नहीं जीते जाते, प्यार से जीते जाते हैं। प्यार का है, प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रश्नकर्ताओं का और हमारे विद्वान वक्ता का। अब मैं एक पार्ट रहता है अध्यक्षीय जो टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर राम भक्त लांग्यान साहब जी को। वो IAS पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, हमारे यहाँ उपायुक्त रहे, कमिश्नर रहे। ये तो एक बात है, लेकिन समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। ये इतना बड़ा संस्थान जो खड़ा है, ये इन्हीं की लीडरशिप का परिणाम है, इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। और बहुत शानदार ढंग से इन्होंने अपने जीवन को संयोजित किया है। और लेखक हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, चिंतक हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम के लिए भी इन्होंने बहुत फराख दिली से मदद की है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपनी टिप्पणी दें।